हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। आज हम लोग इंडियन पॉलिटी का जो नेक्स्ट पार्ट है पार्ट 5 पढ़ेंगे। पार्ट 5 जिसमें कि यूनियन एग्जीक्यूटिव को डिस्कस किया गया है। यूनियन एग्जीक्यूटिव में सबसे पहले जो हम लोग पढ़ेंगे वो है प्रेसिडेंट। हम लोगों ने पिछले जो सेशंस था उसमें फंडामेंटल ड्यूटीज़ को देखा था हम लोगों ने, जिसमें कि 51 का ए 51 का ए में सारे फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो हमारे 11 मौलिक कर्तव्य थे उसको मेंशन किया गया था। हम लोग आज पार्ट 5 देखेंगे जिसमें कि आर्टिकल शुरू होता है 52 से। आर्टिकल 52 जिसमें बताया गया है कि भारत में एक राष्ट्रपति होगा, दैट इज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। भारत का एक प्रेसिडेंट होगा। आर्टिकल 52। आर्टिकल 53 में कहा गया है केंद्र में कोई भी काम होता है वो राष्ट्रपति के नाम से होता है। केंद्र की जो कार्यकारी शक्तियां हैं वो राष्ट्रपति में निहित है और उस शक्ति को या तो वो स्वयं खुद से या फिर अपने जो अधीन अधिकारी हैं, उसके अधीन जितने भी अधिकारी हैं उसके माध्यम से इसका प्रयोग कर सकते हैं अपने कार्यकारी शक्तियों का। ये हमारे आर्टिकल 53 में मेंशन है। उसके बाद अगर हम देखें दोस्तों कि ये जो राष्ट्रपति है इसका इलेक्शन कैसे होता है, इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट, इलेक्शन कैसे होगा। इससे पहले जान लेते हैं कि राष्ट्रपति का जो चुनाव में हिस्सा लेंगे वो कौन कौन हिस्सा ले सकते हैं। हु विल पार्टिसिपेट इन दिस इलेक्शन, हु इलेक्ट्स द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो इसका जो इलेक्टोर्स होते हैं या जो इलेक्ट्रल होते हैं इनके, वो होते हैं इलेक्टेड। वो कौन होते हैं? इलेक्टेड MPs ऑफ बोथ हाउस प्लस elected MLAs of all the states and plus 2 UTs जिसमें कि दिल्ली एंड पुडुचेरी के जो भी MLAs हैं, इलेक्टेड MLAs, उनको राष्ट्रपति के इलेक्शन में पार्टिसिपेट करने का अधिकार है। यानी कि सिर्फ वही लोग पार्टिसिपेट करेंगे। राज्यसभा में जो मनोनीत सदस्य होते हैं वो इसमें पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। लोकसभा के जो मनोनीत सदस्य होते हैं वो पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। जहाँ पर विधानसभा और विधान परिषद है जिन स्टेट्स में, वहाँ पे विधान परिषद के जो भी मेंबर्स हैं वो पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। और इनके अलावा जो भी अन्य जो यूटीज बच गए इन दोनों के अलावा उनके विधायक लोग पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। तो इलेक्टेड MPs ऑफ बोथ हाउस, इलेक्टेड MLAs ऑफ ऑल स्टेट्स एंड दिल्ली एंड पुडुचेरी के जो इलेक्टेड विधायक होते हैं, MLAs होते हैं, वो इनको वोट करेंगे। ये जो दिल्ली और पुडुचेरी है ये शुरुआत में इनको नहीं ऐड किया गया था, लेकिन बाद में इसे 17th अमेंडमेंट एक्ट 1992 के तहत इसे यह अधिकार दे दिया गया दिल्ली को और पुडुचेरी को राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेने का अधिकार। राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति चुनाव संशोधन अधिनियम 1997 के अकॉर्डिंग के अनुसार सिक्योरिटी डिपॉजिट कितना होता है? 15,000 रुपये। उसके बाद जो भी उम्मीदवार राष्ट्रपति चुनाव के लिए खड़ा होगा उसे 50 निर्वाचकों द्वारा या फिर इलेक्टर्स के द्वारा प्रपोज्ड किया जाएगा, दैट इज प्रस्तावित किया जाएगा। प्रपोज्ड बाय 50 इलेक्टर्स एंड 50 जो इलेक्टर्स होंगे अन्य इलेक्टर्स, 50 अदर इलेक्टर्स इसको समर्थित करेंगे, दैट इज सेकेंडेड बाय 50 इलेक्टरेट्स। तो ये कंडीशन है चुनाव में नॉमिनेट करने के लिए। 15,000 रुपये सिक्योरिटी डिपॉजिट proposed by 50 electors and seconded by 50 electors, तब जा करके नॉमिनेशन हो जाएगा राष्ट्रपति पद के लिए प्रत्याशी के तौर पर। और अगर मिनिमम 1/6 ऑफ वैलिड वोट हासिल नहीं कर पाता है कोई भी प्रत्याशी अगर, तो उसके जो डिपॉजिट है सिक्योरिटी डिपॉजिट उसको सीज कर लिया जाता है, जमानत जब्त कर ली जाती है।
तो देखते हैं दोस्तों आगे आर्टिकल 55 में क्या कहता है। प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन होगा वो कैसा इलेक्शन होगा, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन विथ STV सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम। यानी कि जो राष्ट्रपति का चुनाव होगा वो कैसे चुनाव होगा, उसका प्रत्यक्ष निर्वाचन नहीं होता है, बल्कि समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन विथ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम, यानी कि एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के द्वारा राष्ट्रपति का चुनाव होता है। और इस प्रक्रिया में, इस मेथड में क्या होता है कि कोटा होता है। कोटा क्या होता है, जो टोटल नंबर ऑफ वैलिड वोट्स होते हैं, टोटल जो वैलिड वोट होंगे, टोटल वैलिड वोट के आधे से ज़्यादा, दैट इज मेजॉरिटी में 50% + 1, टोटल वैलिड वोट के 50% से एक ज़्यादा वोट लाने की स्थिति में ही कोई भी जो प्रत्याशी है राष्ट्रपति पोस्ट के लिए उसे निर्वाचित घोषित किया जाएगा। अब आइए इसको समझते हैं एक उदाहरण लेकर के कि राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है वो कैसे होता है। जस्ट फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कि 3 कैंडिडेट हैं A, B एंड C जो कि प्रेसिडेंट पोस्ट के लिए नॉमिनेटेड है। और यहाँ पर कुछ जो इलेक्टर्स हैं या जो इसको वोट करेंगे, वोट कौन करेंगे, मैंने बताया इलेक्टेड MPs ऑफ बोथ हाउस एंड इलेक्टेड MLAs एंड दिल्ली एंड पुडुचेरी के जो विधायक होंगे, इलेक्टेड विधायक, वो इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। उसके अलावा स्टेट में अगर स्टेट काउंसिल है तो उस काउंसिल का कोई भी मेंबर पार्टिसिपेट नहीं करेगा, और जो मनोनीत सदस्य हैं वो भी इसमें पार्टिसिपेट नहीं करेगा। तो ये उम्मीदवार हैं, ये तीनों उम्मीदवार हैं, इनको जो वोट किया जाएगा, जो भी इसके इलेक्टर्स होंगे तो इसको वोट करेंगे प्राथमिकता के आधार पर, वरीयता के आधार पर। मान लीजिए कि जो पहला एक इलेक्टर है वो A को पहला नंबर में देखना चाहता है प्रेसिडेंट, अगर ये नहीं बन पाता है तो दूसरे नंबर में इसको देखना चाहता है, और ये भी नहीं बन पाता है तो इसको तीसरे नंबर पर चाहता है कि ये बन जाए। नेक्स्ट जो है वो चाहता है कि C बने, पहला इसका जो चॉइस है C का राष्ट्रपति बने, दूसरा चॉइस A को दिया, तीसरा चॉइस C को दिया। नेक्स्ट जो इलेक्टर्स हैं वो वोटिंग कर दिया। आप मिनिमम एक को चुनना पड़ेगा और मैक्सिमम आप सभी को प्राथमिकता के आधार पर वोट करेंगे। अगर आप पूरा खाली छोड़ देते हैं तो वो फिर इनवैलिड हो जाएगा, किसी एक को कम से कम भरना पड़ेगा। तो इस तरह से ये वोटिंग हो गया। और इस वोटिंग हो जाने के बाद जब इसकी काउंटिंग की जाएगी, A, B, C कैंडिडेट्स, मान लेते हैं कि 100 वोटर्स हैं। टोटल कितने वोटर्स हैं? 100 वोटर्स हैं हमारे निर्वाचन में भाग ले रहे हैं राष्ट्रपति के। टोटल 100 इलेक्टर्स हैं। तो जो A को मिला फर्स्ट चॉइस के, हम अब इसमें हम देखेंगे कि फर्स्ट चॉइस किस को कितना चॉइस मिला है, फर्स्ट चॉइस किसको किसको कितना मिला। तो हम अगर देखें A का फर्स्ट चॉइस कितना है, B का फर्स्ट चॉइस कितना है और C को पहला नंबर कितना लोगों को मिला। तो सपोज दैट A को 35 लोगों ने चुना कि एक नंबर में इसको 1 नंबर का वोट मिला। B को सपोज 40 लोगों ने पहली प्राथमिकता दी और C को सपोज 25 लोगों ने इसे प्राथमिकता दी। इसमें जो हमारा कोटा था टोटल वैलिड वोट का 50% + 1 दैट इज़ 100। अगर टोटल इलेक्टर्स हैं, वैलिड वोट हुए हैं, तो यहाँ पर 50% इसका +1 दैट इज़ 51 हमारे आना चाहिए था। लेकिन यहाँ पर कोई क्राइटेरिया फुलफिल कोई भी नहीं कर पा रहा है। इस कंडीशन में क्या करेंगे, जो सबसे मिनिमम रहा वो इस रेस से बाहर हो गया, इसको एलिमिनेट कर दिया गया। अब इसके जो 25 लोगों ने जैसे फर्स्ट प्रायोरिटी दिया था, मान लेते हैं कि इसमें से इसको 1 नंबर देने वाला 2 नंबर का वोट किसको दिया होगा। मान लेते हैं कि A को 17 वोट
इस इलेक्टर्स में से 17 दो नंबर का दिया ए को, और मान लेते हैं बी को सेकंड नंबर का जो प्राथमिकता है बी को 8 मिला। तो आइए अब इसको ऐड करते हैं दूसरे नंबर वाले, जो सेकंड वाले जितने भी नंबर हैं, और ये जो फर्स्ट वाला जो था वोट वो अब इसका सेकंड वाले में चला जाएगा। इसका जो ये वोट था यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, और ये वाला जो ये जो वोट था अब सेकंड नंबर वाले, यानी कि सेकंड नंबर में जो लोग देखना चाह रहे थे कि राष्ट्रपति कौन बनेगा उसको अब काउंट करेंगे। तो यहाँ पे बी को 8 लोगों ने सेकंड नंबर ऑप्शन दिया, और ए को 17 लोगों ने सेकंड नंबर का ऑप्शन दिया। तो यहाँ पे कितना हो गया, इसको और ऐड करते हैं तो ए के पास हो जाएगा 52 और बी के पास 48। अब देखिए इसमें जो मेरा कोटा था कितना था, 51 आना चाहिए था। यहाँ पर ये इस क्राइटेरिया को फुलफिल कर लिया। इस तरह से क्या हो गया, ये जो है राष्ट्रपति पद के लिए सिलेक्टेड हो गया। बीबी गिरी जो है अकेला एक ऐसा राष्ट्रपति रहे हैं हमारे देश के जिन्होंने सेकेंड राउंड में जीत हासिल की। उसके अलावा अब तक जो है फर्स्ट राउंड में ही जीत हासिल हो जाया करता था। अब देख लेते हैं कि ये जो वैल्यू है वोट्स का, एमपीज़ का और एमएलए का जो वोट का वैल्यू है वो अलग अलग होता है। तो एक एमएलए का जो वोट होगा उसका वैल्यू क्या होगा, एक एमएलए का जो वोट का वैल्यू होगा वो होगा टोटल पॉपुलेशन ऑफ द स्टेट अगर यूटीज़ हैं जिसमें दिल्ली और पुडुचेरी है तो उस यूटीज़ के टोटल पॉपुलेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ एमएलएस, टोटल नंबर ऑफ एमएलएस इनटू 1000। तो इससे हमारा जो है एक एमएलए का वोट का वैल्यू कितना होगा इससे निकालेंगे। और एक जो एमपी का जो वोट का वैल्यू होगा, एक एमपी का वोट का वैल्यू क्या होगा, तो एमपी का वोट का जो वैल्यू होगा तो टोटल वैल्यू ऑफ वोट्स ऑफ all the elected MLAs upon total number of elected MPs, total number of elected MPs। यहाँ पर ऑब्वियसली ये जो वैल्यू है एमपी के वोट का वो ज़्यादा होगा एमएलए के वोट के रिस्पेक्ट में। और दोस्तों एक चीज़ कि ये जो पॉपुलेशन काउंट किया जाएगा किसी भी स्टेट का, तो वो पॉपुलेशन जो सेंसस बेस बनाया गया है 1971 का जो सेंसस है इसका बेस पर पॉपुलेशन काउंट किया जाएगा हर एक स्टेट का, हर एक यूटीज़ का भी। और यह जो है 2026 तक यही लागू रहेगा। अब हम लोग देखते हैं कि अगर डिस्प्यूट होता है किसी भी तरह का डिस्प्यूट होता है राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित, तो आर्टिकल 71 में इसका प्रावधान है कि राष्ट्रपति के जो चुनाव का विवाद होगा उसको सुप्रीम कोर्ट के द्वारा सुलझाया जाएगा या निपटारा किया जाएगा, और इसका जो फैसला होगा वो फाइनल एंड बाउंडेड होगा। किसी भी तरह का विवाद होने की स्थिति में सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला होगा वो अंतिम होगा और वो बाध्यकारी होगा, आर्टिकल 71। अब आइए हम लोग देख लेते हैं कि राष्ट्रपति के पद के लिए क्वालिफिकेशन क्या क्या होना चाहिए, क्या क्या अर्हताएं होनी चाहिए, क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए। क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल इंडियन सिटीजन होना चाहिए, इंडियन सिटीजन। उसके बाद 35 ईयर एज कंप्लीट होना चाहिए। तीसरा लोकसभा में निर्वाचित होने की योग्यता होनी चाहिए। और चौथा वो किसी भी तरह का जो लाभ के पद होते हैं उस पर ना हो,
लाभ के पद पर ना हो। जो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, केंद्र तथा राज्य के मंत्री, सांसद तथा राज्य के जो विधानमंडलों का सदस्य, ये सभी जो पद हैं, इन सभी पदों को लाभ का पद नहीं समझा जाता है। रिपीट करते हैं फिर से एक बार। जो राष्ट्रपति का पद होता है, उपराष्ट्रपति का जो पद होता है, राज्यपाल का जो पद होता है, केंद्र तथा राज्य के जो मंत्री हैं, उसके बाद जो सांसद है तथा राज्य विधानमंडल का जो सदस्य है, राज्य विधानमंडल के जो सदस्य हैं, इन सबको जो है लाभ का पद नहीं समझा जाता है, नहीं माना जाता।